जय साई राम टू ऑल माय व्यूअर्स। जो हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 7 का, उसमें हमने दो बारे में बात करी, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो क्लास 7 में है वो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फर्स्ट है ह्यूमंस, सेकंड है प्लांट्स और थर्ड है एनिमल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। जब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पता होना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये और ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। अब ये लंग्स बहुत डेलिकेट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इनका ही है रेस्पिरेशन में। तो इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है कुछ बोन्स ने और उन बोन्स को मैंने एक साइड पे ड्रॉ किया हुआ है, बट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने प्रॉपर्ली रिब केज शेयर किया है। तो रिब केज क्या है? रिब केज वो बोन्स का स्ट्रक्चर है जो लंग्स को सराउंड करता है और हार्ट को भी सराउंड करता है और दोनों को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि दोनों ही बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आप ये मस्कुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लोर भी कह सकते हैं लंग्स का, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम कहते हैं। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं ये फ्लोर, लंग्स का फ्लोर जिसे हम फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम। आपको एक बात समझनी है और आप स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही है उससे भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा रिब केज लंग्स को सराउंड कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो रीजन है, थोड़ा सा कैविटी टाइप एरिया है, उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। तो लंग्स को जो रिब केज ने सराउंड कर रखा है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। ये तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि चेस्ट एरिया है तो इसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं और थोड़ा हायर लैंग्वेज में इसे कहीं कहीं थोरैसिक कैविटी भी कह देते हैं। वी कॉल इट एज थोरैसिक कैविटी। सो चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी इज जस्ट द सेम। Thoracic cavity is the other name of chest cavity. So if you get the question in the exams कि lungs कहाँ पर है, where are lungs situated, तो आप क्या बोलेंगे? Lungs are situated inside the rib cage, above the diaphragm, in the thoracic cavity. इतना काफी है। तो अभी हमने पढ़ा कुछ important structures के बारे में जो कि क्या है हमारे lungs को support करती हुई bones उन्हें protect करती हुई rib cage और ये muscular sheath diaphragm। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो नाउ अगर हम बात कर रहे हैं एयर इनहेलेशन की, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो वो एयर इनहेल कहाँ से होती है? अगर आप नोटिस करेंगे हमारी नोज में दो होल्स होते हैं, इन दो होल्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। सो नॉस्ट्रिल्स रिस्पॉन्सिबल है एयर को हमारी नोज में लेके जाने के लिए और इतना एरिया नॉस्ट्रिल से यहाँ पे नोज तक का एरिया, इसे हम बोलते हैं नसल पैसेज। क्या बोलते हैं? नसल पैसेज। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जो डायग्राम शेयर करा है उसमें ग्रीन कलर से क्लियरली पॉइंट है कि नसल पैसेज क्या होता है। तो नसल पैसेज क्या है? वो एरिया जिससे क्या एंटर हो रही है, हमारी एयर एंटर हो रही है, एयर एंटर हो रही है नॉस्ट्रिल से और किस में जा रही है? इस नसल पैसेज एरिया में। तो दिस इज एक्चुअली माय nasal passage, while this is my buccal cavity, basically मेरा माउथ रीजन। तो बकल कैविटी से क्या एंटर होता है? फूड। नसल पैसेज से क्या एंटर हो रहा है? एयर। अब एक ऐसा कॉमन पैसेज है जिसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, फेरिंक्स। क्या बोलते हैं उस पैसेज को? फेरिंक्स। सो व्हाट इज फेरिंक्स? Pharynx is a common passage for air as well as for food. दो आगे जाके भी हमारा एयर विंड पाइप में चला जाता है और फूड पाइप में चला जाता है और एंट्री पॉइंट भी अलग अलग है। फूड बकल कैविटी से जाता है, एयर नसल कैविटी से जाती है नॉस्ट्रिल्स के होते हुए, बट सिर्फ एक कॉमन पैसेज जहां पर दोनों मीट कर सकते हैं और एरिया उसे हम बोलते हैं फेरिंक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होते हुए नसल पैसेज से जा रही है। अब नसल पैसेज की क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो नसल पैसेज है, इस नसल पैसेज में हमारे पास दो चीजें होती हैं।
तो ये जो हमारा नेसल पैसेज है, इस नेसल पैसेज में होता क्या है? ये जो नेसल पैसेज है, ये इस नेसल पैसेज में दो चीजें हैं। क्या है वो दो चीजें? थिन हेयर एंड म्यूकस। सो इस नेसल पैसेज में दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? थिन हेयर, छोटे छोटे फाइन थिन हेयर, और म्यूकस। अब इन दोनों का काम क्या होता है? जो मैंने एयर इनहेल करी, वो एयर बिल्कुल क्लीन और प्योरिफाइड नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है। तो ये फाइन हेयर, फाइन थिन हेयर और म्यूकस क्या करती है? दे जस्ट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? दे जस्ट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। अब जब डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, तो जो एयर अंदर जा रही है हमारे नेसल पैसेज के बाद यहाँ पर विंड पाइप में, वो एयर क्या है? प्योर एयर है, क्लीन एयर है। अब ध्यान से समझने की बात है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे ये फाइन हेयर और म्यूकस के होने के बावजूद भी आगे पास ऑन हो जाते हैं। जब वो आगे पास हो जाते हैं तो हमारी जो नोज की लाइनिंग है उसे इरिटेशन फील होती है। अब उस इरिटेशन की वजह से क्या होता है? ये जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, इन्होंने हमारी लाइनिंग को इरिटेट किया। इस इरिटेशन की वजह से हम क्या कर देते हैं? स्नीज कर देते हैं। तो जो फॉरेन पार्टिकल्स आगे नहीं जाने चाहिए थे, हमने स्नीज कर कर उन्हें एक्सपेल आउट कर दिया। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्नीज कर रहे हैं अपनी नोज को हैंडकरचीफ से कवर करें, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल आपकी नोज को नहीं चाहिए, आपके ह्यूमन बॉडी को नहीं चाहिए, वो आप एक्सपेल आउट कर रहे हैं और हो सकता है एयर के थ्रू वो किसी और ह्यूमन बॉडी में भी जाए। सो ऑलवेज कवर योर नोज with the handkerchief while sneezing. That is an important question and give reason as well. तो हमने पढ़ा कि हम स्नीज क्यों करते हैं। कभी कभी फॉरेन पार्टिकल्स फाइन एयर और म्यूकस के थ्रू ट्रैप नहीं होते, वो डस्ट पार्टिकल आगे जाके हमारी लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इरिटेशन हम स्नीज कर देते हैं। तो अभी हमने एयर के मूवमेंट की बात करी। एयर एंटर हुई थी नॉस्ट्रिल से गई वो नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से वो एक कॉमन पॉइंट पर आई जिसको हमने क्या नेम किया? फेरिंक्स। कॉमन पॉइंट किसका? फूड का और एयर का। नाउ फर्दर इफ यू कुड नोटिस, दिस इज माय विंड पाइप। व्हाट डू वी कॉल इट एज? विंड पाइप। एंड अनदर नेम ऑफ विंड पाइप इज ट्रैकिया। आप सीनियर क्लासेस में या फिर हो सकता है आपकी क्लास में भी टर्म आए ट्रैकिया। तो ट्रैकिया किसको बोलते हैं? विंड पाइप को। अब ये विंड पाइप आगे आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन दोनों पार्ट को हम नेम करते हैं ब्रोंकाई। वी नेम इट एज ब्रोंकाई। सिंगुलर होता है ब्रोंकस, मैं एक की बात करूं ब्रोंकस, बट ये दो हैं तो दोनों को मिला के वी विल नेम इट एज ब्रोंकाई। तो अगर अब आप आगे नोट करें, ये जो ब्रोंकस है और ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, दोनों लंग्स में होते हैं, बट मैंने आपको एक लंग्स में ड्रॉ करके समझाया है। तो ये जो सारी फर्दर छोटी छोटी डिविजन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में ये कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब समझिए, ये तो आपने स्ट्रक्चर की बात करी कि हमारी विंड पाइप जिसे हमने बोला ट्रैकिया, वो फर्दर दोनों लंग्स में जाके डिवाइड हो रही है और उन दोनों डिविजन्स को हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो रहे हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। एट लास्ट ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जिन्हें हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। दिस एल्वियोलाई इज एक्चुअल साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, जहाँ पे गैसेस क्या होती है? एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इनहेलेशन के टाइम पर, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं हमारे लंग्स पे तो क्या होता है। तो अगर हम ध्यान से समझे, ड्यूरिंग इनहेलेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? इनहेलेशन की। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इनहेलेशन करते वक्त हमारा डायफ्राम जो है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं एक इमेज शेयर करी है, यस, उसमें आप देख सकते हैं डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले समझिए, इनहेलेशन के टाइम पर हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कम जगह रहेगा। जब ऊपर आएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? हमारे इस वजह से डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लंग्स का एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब लंग्स का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स एरिया गेट्स इंक्रीज्ड, सो व्हेन लंग्स एरिया और वॉल्यूम गेट्स इंक्रीजेस, सो व्हाट विल हैपन? एयर विल कम इनसाइड। तो हमारी जब इनहेलेशन होती है
या जब मैं एयर को इनहेल कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से मेरे लंग्स क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए। लंग्स एक्सपैंड हो गए तो क्या हुआ, एयर आई अंदर, कहाँ पर, लंग्स में। तो एयर का इनफ्लो होता है जब लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड, और डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके अपोजिट जब हम बात करें, जब हम एक्सहेल करेंगे, अब आप दूसरी पिक्चर देखिए स्क्रीन पर, एक्सहेलेशन के टाइम पर हमारा डायफ्राम क्या हो रहा है, रिलैक्स, और डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारा लंग्स का एरिया वो क्या हो रहा है, कम, और एयर क्या हो रही है, एक्सपेल आउट। तो यही कुछ मैकेनिज्म है हमारा ब्रीथिंग का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन अ मिनट। हम कितनी बार इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं एक मिनट में, उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। सो हाउ वी विल डिफाइन, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड एज इट्स ब्रीथिंग रेट। तो अगर हम बात करें ब्रीथिंग रेट होता कितना है एक नॉर्मल पर्सन का, आपको याद रखना है ब्रीथिंग रेट एक नॉर्मल पर्सन का होता है 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। बट जब कभी हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं तो वो 25 टाइम्स अ मिनट तक भी नीचे जाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि जब आपने एयर इनहेल करी आपने सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करी, नो। व्हेनेवर वी आर इनहेलिंग एयर, ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%, सिर्फ 21% उसमें ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.4%। और उसी की अगर हम बात करें जब हम एयर को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो हो जाता है 16.4% और ऑक्सीजन का रेशियो हो जाता है 4.4%। तो हमें लगता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, बट ये कुछ परसेंटेजेस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनहेल्ड एयर के टाइम पर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, एंड एक्सहेलिंग के टाइम पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, कितनी थी, 21, बट हम कुछ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी एक्सहेल कर देते हैं, एंड दैट इज 4.4%, and carbon dioxide just gets changed to 16.4%. Thank you viewers for giving your precious time. I hope you have understand the concept of respiration in humans. Our next video will be on respiration in plants and animals. And before checking out this video, just go through the basics of respiration and breathing if you have missed in our respiration part 1. If you understand our concept, do like our video and subscribe our channel for more videos related to science.